हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में। देखो, आपको पता है कि रेलवे में एग्ज़ाम के बाद जो सबसे मुश्किल काम होता है वो है मेडिकल को क्लियर करना, क्योंकि रेलवे के जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और रेलवे में कई तरह की जॉब होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, सिग्नल डिपार्टमेंट में जो पोस्ट होती है, तो वहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है उसमें आपको खरा उतरना पड़ता है, अदरवाइज़ जॉब आपको नहीं मिलती है। इवन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो है आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण जॉब से बाहर कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड में एक रिलैक्सेशन मिला है और रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये रिलैक्सेशन मिलने से कई छात्रों को इसमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, चाहे ग्रुप डी की वैकेंसी हो, ALP टेक्नीशियन, RRB, जेई या कोई भी वैकेंसी हो रेलवे की। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या कुछ दिया गया है नोटिस में। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर की तरफ से रेलवे का शॉर्ट नोट्स का कॉम्बो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें जेई, ग्रुप डी, NTPC, ALP सभी के लिए यूज़फुल रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो यहाँ पर आपको जो है मैथमेटिक्स के सभी 20 जो टॉपिक्स है उसके शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाते हैं। सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। साथ ही रीजनिंग के 24 टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल में मिलने वाले हैं। उसके अलावा सामान्य ज्ञान के लिए यहाँ पर जो है आपको सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था सब मिल जाता है। साथ ही सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आपको देखने को इस मॉड्यूल में मिल जाती है। उसके अलावा कंप्यूटर की भी यहाँ पर जो है एक बुक आपको मिलेगी। तो ये पूरा कॉम्बो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4/2024 के लिए ये नोटिस जारी हुआ है। देखो, वैसे तो ये नोटिस जो है वो पैरामेडिकल कैटेगरी का कॉरिजेंडम नोटिस है, लेकिन ये सभी जितनी आपकी वैकेंसीज है रेलवे की उन सभी पे लागू होता है। क्योंकि रेलवे में ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया है वो अलग हो, बाकी का अलग हो, सभी का सेम ही होता है। तो जो चेंज यहाँ पर इस वाली पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी में हुआ, ये चेंज सभी पे अप्लाई होगा। अब चेंज क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। चेंज यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, देखो इन्होंने क्या कहा है कि नोटिफिकेशन में जो दिया गया था वो ये कहा गया था कि कैंडिडेट हु हैव अंडरगो लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B1। यानी कि जो नोटिस आया था, जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी आई थी, उसमें ये कहा गया था कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है उसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे जिनकी आंखों की कोई सर्जरी हुई हो। अगर आपकी दूर की, पास की कोई भी नज़र अगर कमज़ोर है और आपने उसके लिए कोई सर्जरी कराई है, लेसिक सर्जरी कराई है या कोई भी प्रोसीजर कराया है, तो आप B1 के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये नोटिस में कहा गया था, लेकिन इसको भी चेंज कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपने अपनी आंखों की कोई सर्जरी कराई है या अपना जो रिफ्रैक्टरी एरर है उसको ठीक कराने के लिए कोई भी अपनी आंखों पे प्रोसीजर कराया है, तो आप B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में एलिजिबल हो सकते हो। तो सिंपल सा मतलब समझो, पहले B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में सर्जरी वाला एलिजिबल नहीं था, लेकिन अभी इस चेंज होने के बाद B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में सर्जरी वाला एलिजिबल हो जाएगा। तो इससे काफ़ी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस इन्होंने यहाँ पर दी है। जैसे कंडीशन क्या है कि आप एलिजिबल तब होंगे जब आपकी जो सर्जरी है, एक तो वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए। मान लो कि जो है आप 1 जनवरी 2025 को यहाँ पर मेडिकल के लिए जाते हो, तो ये आपकी जो सर्जरी है वो 1 जनवरी 2024 से पहले होनी चाहिए। यानी कि 1 साल आपकी सर्जरी को हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर इन्होंने कुछ मेडिकल टर्म्स भी बताई हैं, जैसे कि सर्जरी कराने के बाद जो आपकी कॉर्निया की जो थिकनेस है वो 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेडिकल टर्म है। जब आप अगर सर्जरी कराने जाओगे तो वहाँ पर आप डॉक्टर को ये बात बोल सकते हो या उनसे पूछ सकते हो कि सर्जरी के बाद क्या मेरी कॉर्निया की जो थिकनेस है वो 425 से कम हो जाएगी या फिर नहीं। वो अपने आप चेक करके आपको बता देंगे। तो ये कंडीशन इन्होंने लगाई है कि भाई 1 साल से पुरानी सर्जरी होनी चाहिए, कॉर्निया की थिकनेस 425 से कम नहीं होनी चाहिए। और कुछ और कंडीशंस यहाँ पे लगाई गई है। एक कंडीशन ये है कि आपकी सर्जरी कराने के बाद कोई भी प्रोग्रेसिव डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लो कि आपने सर्जरी करा ली अपनी आंखों की, अब सर्जरी करा के आपकी आंखें ठीक हो गई, लेकिन आंखें ठीक होने के बाद दोबारा आपसे प्रॉब्लम कोई आंखों में नहीं आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में सर्जरी के बाद भी एलिजिबल हो जाओगे। और जैसे ग्रुप डी है, ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट जो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की आती हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट इसलिए एलिजिबल नहीं हो पाते क्योंकि आंखों की सर्जरी उन्होंने करा रखी थी तो वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी वो बाहर नहीं होंगे। अगर आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट पे आप क्लियर कर रहे हो और आपने सर्जरी कराई है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है और कहीं ना कहीं अच्छी खबर भी है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड पर भी आप लोग जो है अब एलिजिबल रहने वाले हो।